हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि इमैनुअल कांट ने दिया था। एक जर्मन ज्योग्राफर्स थे। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, और उनमें से एक कंट्रीब्यूशन था इनका हाइपोथेसिस, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के रिलेटेड हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था, जिसका नाम था गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। तो बेसिकली आज इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। और इस वीडियो गैसियस हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, और इसके आने वाले के जितने भी सारे वीडियोस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस से रिलेटेड होंगे, जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, and the last one is Big Bang theory. So basically these are the hypotheses which are related to the origin of the universe. अब basically इसमें अब देखो यहाँ पे जितने भी सारे हाइपोथेसिस हैं वो 7 हाइपोथेसिस हैं और एक बिग थियोरी है। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली एजम्पशंस के बाद हाइपोथेसिस बनता है, और उसको प्रूव जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो हाइपोथेसिस ही रहता है। अब बेसिकली थियोरी में डिफरेंस ये है कि जो पहले एजम्पशंस लेते हैं, जितने भी सारे ज्योग्राफर्स या फिर जितने भी सारे स्कॉलर्स रहते हैं वो पहले एक एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस के बाद उनका जो एक हाइपोथेसिस क्रिएट होता है, वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के बाद वो बेसिकली थियोरी बनता है। तो बेसिकली हमारा इसमें से सिर्फ एक थियोरी है जो कि है बिग बैंग थ्योरी, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और बाकी जितने भी सारे हैं वो सिर्फ हाइपोथेसिस हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो बेसिकली दिस आर द 8 प्लैनेट्स। अब बेसिकली इसमें जो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स है, दे आर नोन एज इनर मोस्ट प्लैनेट्स, एंड द जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस इज नोन एज आउटर मोस्ट प्लैनेट्स। सो बिसाइड दिस दे आर नंबरस ऑफ माइनर प्लैनेट्स। तो बेसिकली इसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जस्ट लाइक सैटेलाइट्स एंड प्लैनेटॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो बेसिकली प्लैनेटॉइड्स और एस्टेरॉइड्स एक ही होते हैं, जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में रिवॉल्व करता है और सन के बीच में भी रिवॉल्व करता है। दिस आर नोन एज asteroids as well as planetoids. All these bodies revolve around the sun almost in the same plane and in the direction along the near circular elliptical orbit. तो बेसिकली ये जितने भी सारे प्लैनेट्स है इनका सेम प्लेन है, और जो डायरेक्शन होता है, ऑर्बिट्स होता है, वो सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे प्लैनेटॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, जिनका ऑर्बिट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बताया है। सो अब डायमीटर, हमारा जो सोलर सिस्टम का डायमीटर है वो बेसिकली 1173 करोड़ किलोमीटर है। सो बेसिकली जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है और जो डायमीटर है हमारा सोलर सिस्टम का, वो है बेसिकली 1173 करोड़ किलोमीटर। और जो हमारा डायमीटर और डेंसिटी अर्थ का है वो है 12,742 किलोमीटर एंड 5.52 रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली ये हमारा डायमीटर और डेंसिटी हो जाएगा अर्थ का। और बेसिकली रेडियस अर्थ का अगर पूछा जाए तो वो है 6371 किलोमीटर अप्रोक्स। तो बेसिकली 6371 किलोमीटर इसका रेडियस हो जाएगा हमारा अर्थ का, और 12,742 किलोमीटर हो जाएगा हमारा डायमीटर हो जाएगा अर्थ का, और डेंसिटी हो जाएगा हमारा 5.52। और अगर हम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस अगर बात करें तो वो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। सो अब हम लोग पढ़ेंगे गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि प्रोपाउंडेड बाय इमैनुअल कांट। ये एक जर्मन फिलोसोफर्स थे या फिर जर्मन ज्योग्राफर थे। इनके द्वारा गैसियस हाइपोथेसिस दिया गया था। इनके एक ट्रीटिस थी या फिर बोल सकते हैं रिसर्च आर्टिकल्स था, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थियरी ऑफ द हेवन, और एसे ऑन द वर्किंग एंड मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटनियन लॉज इन 1755। तो बेसिकली 1755 में इन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में जिक्र किया था। So basically, according to him, gaseous hypothesis is based on Newton's laws of gravitation and rotatory motion. तो बेसिकली न्यूटन के ये बहुत बड़े भक्त थे,
उन्हीं के न्यूटन्स लॉ के ऊपर आधारित ये गैसियस हाइपोथेसिस है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं गैसियस हाइपोथेसिस के एजम्पशंस को। तो बेसिकली इनके एजम्पशन दो थे। पहला एजम्पशन इन्होंने लिया कि देयर आर सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर, जो कि ठंडा है, कोल्ड है, और सॉरी ठंडा है, सॉलिड है और मोशनलेस है। तो बेसिकली देयर वाज ए प्राइमोर्डियल मैटर विच वाज कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस। और उसके साथ साथ एक नेबुला भी है जो कि क्लाउड ऑफ गैसेस है, जो कि घूर रहा मोशन में है, स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैसेस scattered in the universe। तो बेसिकली there are two supernatural created things, first is primordial matter and second is nebula। नेबुला बेसिकली मोशन में है, रोटेटरी मोशन में है, बट प्राइमोर्डियल मैटर जो है वो ठंडा है, कोल्ड है, मोशनलेस है। तो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, इसी के कैरेक्टरिस्टिक के बदौलत ही इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो अब सेकंड एजम्पशंस क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो आपस में कोलाइड होने लगते हैं विद द ड्यू टू द ग्रेविटेशनल attraction of the primordial matter as well as the nebula। तो बेसिकली जब भी हमारा जो दो चीज अगर हम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो बहुत सारे सरकमस्टेंसेस पैदा होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी चीज कोलाइड होता है तो बेसिकली वहां पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर राइज होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही किया गया था, इस कॉन्सेप्ट में भी अकॉर्डिंग टू कान जो था इसमें भी वही सब चीजें होती है। तो सबसे पहले जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो हमारा प्राइमोर्डियल मैटर और जो नेबुलास था वो कोलाइड होता है। कोलाइड होने की वजह से सबसे पहले होता है कि वहाँ पे मोशन जनरेट हो जाता है। अब मोशन बेसिकली जनरेट तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो किसी भी मैटर में। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, तो उसके चलते बेसिकली जो मोशनलेस हमारा प्राइमोर्डियल मैटर है वो मोशन में आ जाता है, और इसके कॉलिजन के चलते हीट भी जनरेट होता है, और जो हीट जनरेट होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। अब हीट जनरेट कैसे होता है? बेसिकली जब भी कोई दो चीजें आपस में टकराती वहां पे फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से वहां पे हीट जनरेट होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले ले, अगर दो पत्थर को आप रगड़ोगे तो बेसिकली वहां पे हीट जनरेट होगा, और इसकी इसी के वजह से बेसिकली जो आदि मानव लोग थे वो लाइटिंग करते थे, यानी कि फायर जलाते थे। अब क्या होता है कि वहां पे कॉलिजन होता है, क्लोज कॉलिजन होने के वजह से मोशन जनरेट होता है, मोशन जनरेट होने की वजह से हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। अब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से साइज जो है नेबुला का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता है। He further argued that the random motion of the particles also generate rotatory motion। अब बेसिकली रोटेटरी मोशन भी आ गया, जो एक मोशनलेस एलिमेंट था वो एक मोशन में आ गया, जैसे कि कॉलिजन के वजह से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ और वो प्राइमोर्डियल मैटर मोशन में आ गया, रोटेटरी मोशन में आ गया। सो दस द ओरिजिनल क्लाउड एंड मोशनलेस क्लाउड मैटर बिकम इन ड्यू कोर्स ए वास्ट हॉट नेबुला। तो बेसिकली धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जो नेबुला था वो बहुत बड़ा होते गया और साथ ही बहुत ज्यादा गर्म होते गया, और वो था स्टार्ट स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस। तो बेसिकली वो रोटेटरी मोशन के वजह से गोल गोल घूमते जा रहा था अपने एक्सिस में, ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन साइज ऑफ नेबुला। जब ग्रेजुअली जो साइज हमारा नेबुला का बढ़ रहा था और जो रोटेटरी मोशन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब बेसिकली अगर कभी भी रोटेटरी मोशन किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसका मतलब जो है जो वहाँ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया था, जिसके वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पे साइंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है चलिए समझते हैं। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पास एक रस्सी है, रस्सी में स्टोन बंधा हुआ है। अब रस्सी में स्टोन बंधा हुआ है तो बेसिकली ये घुमा रहा। अब ये रोटेटरी मोशन में रस्सी के साथ ये गोल गोल घुरा रहा है एक पत्थर को। तो बेसिकली पत्थर में अब दो टाइप के फोर्स अप्लाई होंगे, एक ऐसे फोर्स जो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और एक ऐसे फोर्स जो
अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अगर बाहर से अंदर की तरफ एक ऐसा फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है, वो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो बेसिकली रस्सी टूट जाएगा, और रस्सी टूट जाने की वजह से ये बिखर जाएगा या फिर कहीं दूर फेंका जाएगा जो हमारा पत्थर है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम हो गया, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा क्यों हो गया था? क्योंकि इसका रोटेटरी स्पीड, जो मोशन ऑफ स्पीड था, एंगुलर वेलोसिटी था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था, जिसके वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स को वो बैलेंस नहीं कर पाया, जिसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया था, और जो जिसका नतीजा हुआ कि 9 कोसेंट्रिक रिंग्स सेपरेट हो गए नेबुला से। सो बेसिकली यहाँ पे 9 कोसेंट्रिक रिंग्स सेपरेट हो गए विद द हेल्प ऑफ वास्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो रेसिडुअल सेंट्रल मास हो गया, यानी कि जो बीच का मास हो गया, वो बेसिकली हमारा आगे जाके सन बनता है। और जो नॉट्स होते हैं, अब देखो जो इरेगुलरिटीज ऑफ द रिंग, अब बेसिकली यहाँ पे जो भी रिंग्स टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, 9 कोसेंट्रिक रिंग्स है, तो बेसिकली वो धीरे धीरे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे बिकेम नॉट्स, या फिर कोर्स बोल सकते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोरस्पेंडिंग प्लैनेट्स। तो बेसिकली नोट्स आप समझ सकते हो कि एक रस्सी में एक यहाँ पे गांठ टाइप का लग जाता है, तो उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। तो वैसे ही एक रिंग में, नेबुला में, एक सारे एकोमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे, लाइक नोट्स। तो बेसिकली उस नोट्स को बाद में प्लैनेट्स का फॉर्म ले लिया जाता है। तो द रिमेनिंग मटेरियल्स ऑफ ईच रिंग्स वेयर कंडेंस टू फॉर्म सैटेलाइट्स। तो बेसिकली अब जो रिमेनिंग मैटर्स हो जाएगा, 9 कोसेंट्रिक रिंग्स के जो नोट्स बनता है, उसके अगल बगल जितने भी सारे नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनते हैं, उस वो बेसिकली हमारा सैटेलाइट्स हो गया। तो बेसिकली आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ गैसियस हाइपोथेसिस। अब चलिए और एक बार इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली प्राइमोर्डियल मैटर होता है, और एक होता है नेबुला। प्राइमोर्डियल मैटर जो होता है वो होता है, प्राइमोर्डियल मैटर हमारा होता है कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस। और हमारा जो नेबुला होता है वो होता है मोशन में होता है, और जो है क्लाउड ऑफ गैसेस से बना हुआ रहता है। बेसिकली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन होता है। सो अब देखो यहाँ पे दो मैटर बेसिकली आपस में कोलाइड करने लगेंगे, और कॉलिजन के वजह से जो हमारा हो जाएगा, हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है बेसिकली इसमें जो रोटेटरी मोशन भी आ जाता है। अब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ा, रोटेटरी मोशन आया, और इसके साथ साथ बेसिकली इसका जो साइज है, इसका साइज भी बढ़ेगा। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि साइज बढ़ता है। अब धीरे धीरे होता है कि जो प्राइमोर्डियल मैटर और नेबुला होता है, वो एक वास्ट हॉट नेबुला का फॉर्म ले लेता है। अब हॉट नेबुला फॉर्म होने के बाद बेसिकली ये साइज इसका बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से इसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो भी बढ़ जाता है। अब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम हो जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से 9 रिंग्स सेपरेट्स होते हैं, और 9 रिंग्स जो फॉर्म करता है, एक रिस्पेक्टिव एक प्लैनेट्स फॉर्म करते हैं, एक रिंग्स। और बेसिकली हर एक रिंग्स में जितने भी सारे रेसिडुअल्स हो जाते हैं, जो कि एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं, और वो बेसिकली फॉर्म ले लेते हैं सैटेलाइट्स का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे ऑफ गैसियस हाइपोथेसिस। तो पहला क्रिटिसिज्म है कि जो हमारा सोर्स ऑफ प्राइमोर्डियल मैटर और हमारा जो नेबुला है, नेबुला का सोर्स जो हमारे इमैनुअल कांट है, उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये आखिर कहाँ से आया। और सेकंड हमारा क्रिटिसिज्म हो जाएगा, इन्होंने सोर्स ऑफ एनर्जी टू काउज रैंडम मोशन ऑफ द प्राइमोर्डियल मैटर नहीं बताया था, विच वेयर कोल्ड एंड मोशनलेस इन द इनिशियल स्टेज। तो बेसिकली इन्होंने रीजन नहीं बताया था कि कोल्ड और मोशनलेस होने के बावजूद वो धीरे धीरे कैसे हॉट और मोशन में कैसे आ गए। सो इनका थर्ड क्रिटिसिज्म था कि जो कोलिजन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द प्राइमोर्डियल मैटर कैन नेवर जनरेट रोटेटरी मोशन। तो बेसिकली वही है कि जो हमारा जो
जो मोशनलेस एलिमेंट था, प्राइमोर्डियल मैटर था, वो बेसिकली कैसे मोशन में आ गया। वो कभी भी किसी भी कोलिशन के वजह से कभी भी रोटेटरी मोशन में नहीं आ सकता। भले ही कोलिशन के वजह से जो प्लेस है वो चेंज हो सकता, बट वो रोटेटरी मोशन में कभी भी नहीं आ सकता। एंड द fourth one is Kant assumptions that the rotatory speed of the nebula increase with the increase of size was against the law of conservation of angular momentum। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो रोटेटरी स्पीड, जैसे जैसे वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड जो बढ़ेगा नेबुला का, और साइज भी बढ़ेगा, तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के खिलाफ है। ये बेसिकली एक साइंस का लॉ है जिसके हिसाब से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर बेसिकली साइज अगर बढ़ता है, वो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी स्पीड है, वो भी बढ़ेगा। तो दिस वेर द मेजर फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द गैसियस हाइपोथेसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आ गया वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लैपलेस ने दिया था, और उस कॉन्सेप्ट में देखेंगे वो लैपलेस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन हमारा सोलर सिस्टम का हुआ था कैसे हुआ था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।